हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, मैथ्स की वीडियो हम लोग बहुत पहले देखते थे। करीब 1 महीने से मैं मैथ्स की क्लास नहीं ले रहा था, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब आपका मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता है एसआई प्री में भी मैथ्स पूछ जाएंगे, ईएसआई मेंस होने वाला है, उसका भी आपको मैथ्स पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि एसएससी जीडी के लिए भी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करें, तो एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, आप हमारे साथ रेगुलर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन दिए गए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो उनका बेस्ट अप्रोच बताऊंगा किस तरह से उनको सॉल्व करना है। शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि x + 1/x = 2 दिया गया, तो हमसे पूछा जा रहा है कि x³ + 1/x³ और यहाँ पे डिवाइड है x⁻18 + 1/x⁻18 की मान क्या होगा। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चंस क्या है कि x + 1/x की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है, ठीक है, और हमसे पूछा गया कि x³ + 1/x³ और इसके बाद है क्या, डिवाइड का साइन देकर के x⁻18 + 1/x⁻18। कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, कहने का मतलब क्या हो कि 1 + 1/x की वैल्यू 2 दी गई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर 1 + x की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ, अपने से कोई एक वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास जो राइट साइड में वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x की वैल्यू को मैंने 1 रखा तो 1/x यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ यानी कि जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x के पावर कुछ भी हो एक ही होगा, यानी 1 और 1 2 ऊपर में और नीचे भी 2। तो कहने का मतलब कट के क्या आया, 1। करेक्ट आंसर हो गया हमारा 1। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन कर वही सकते हैं जिनके पास फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला याद हो। बिना फार्मूले के हम लोग जो कि मेंसुरेशन को नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल तरीके से पूछा गया क्या है, हमारे पास रेडियस दिया गया 21 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं करना है, जल्दी से बताइए कि क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो हमें पता है फ्रेंड्स कि स्फेयर का टोटल जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, लेकिन हमें यहाँ पे हेमिस्फेयर है, अर्धगोला है। तो क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन कहेंगे कि 2/3 πr³, यही तो होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सभी की वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह से करना है। r के जगह पे क्या 21, यानी कि 21 गुने यहाँ पे मैं 441 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 21 का डबल स्क्वायर क्या, यानी 21 का स्क्वायर 441, 21 बार एक बार लिख दिया, 7 × 21 ये खत्म। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 22 दूनी की 44 ये हो गया और 441 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हमारे पास एक तो 38,000 में, एक 25,000 में और एक 19 और एक 17,000। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, 4 चौका 16, यानी कि 16 तो कहेंगे तो 16 तो जाएगा नहीं, क्योंकि और भी उसमें डिजिट दिया गया। तो हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं 17 भी नहीं होगा, क्योंकि 441 में हमें गुना करना है, थोड़ा सा डेफिनेटली ये ज़्यादा जाएगा। तो कहने का मतलब अगर इसको हम गुना करेंगे तो फिक्स है कि 17,000 से ज़्यादा ही होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 19,000 वाला ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, 19,404। बाकी चीज़ों को आप गुना करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस ध्यान से देखते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए इसी तरह के सारे क्वेश्चन है, एकदम गर्दा हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पिछली बार एसआई मेंस में मैंने बहुत मैथ्स कराए थे, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिला सभी लोगों को। तो बस ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप नेक्स्ट वीडियो को हमारा मत देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। a + b और c का जो रेशियो है वो कितना है, 24:17 दिया गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि a + b और यहाँ पे c का जो रेशियो है वो कितना दिया गया, 24:17। तो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि c की जो वैल्यू निकल गई, डायरेक्ट हम कह सकते हैं 17। ये तो क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि b + c और यहाँ पे a का जो रेशियो दिया गया वो कितना है, 30:11। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास पता चल गया, a की वैल्यू 11, a 11 मिल गया, c 17 मिल गया। तो अब यहाँ पे ये बताइए कि b और c मिलकर के 30 हो रहा है और हमारे पास c की वैल्यू ऑलरेडी 17 पता चल गया। तो कहने का मतलब कि दोनों का वैल्यू 30 है, तो एक 17 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यानी कि b की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे b की वैल्यू 13 हो गया। तो तीनों निकल गया, a, b और c। अब क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि a + b + c = कितना दिया गया, 50,020। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि a + b + c जो है टोटल कितना है, 50,020। ठीक है, 50,020 मैंने लिखा। अब यहाँ पे हमसे पूछा कि b की वैल्यू बताइए। तो b की वैल्यू क्या है, b यानी कि 13x है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि 13 को मैं रखता हूँ, टोटल हो गया हमारा 13।
टोटल यानी कि सॉरी 13 जो हमें निकालना है उसको मैंने लिखा 13 और टोटल कितना हो गया 17 और 13 हो गया 30 और 10 40 और 1 41। मैंने यहाँ पे 41 रखा और यहाँ पे टोटल कितना है हमारे पास 50,020। ठीक है, 50,020 में से बी की वैल्यू हमसे पूछ जा रही है तो 13 बटे टोटल को मैंने रख दिया 41। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा टोटल कटेगा कितना में 41, यानी कि टोटल ये हमारा इतना में कट जाएगा 1220 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमें गुना भी नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शंस में अगर देखें तो क्या है, अगर इकाई अंक को गुना करें तो कितना होगा 3 दूनी की 6। तो कहने का मतलब लास्ट में तो एक जीरो आएगा ही, कि लास्ट में एक जीरो है तो जीरो, और 3 दूनी की 6। अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि लास्ट में 60 कहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही है 15,860। 15,860 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक ठोस बेलन की रंगाई करने की लागत है जिसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर त्रिज्या हम अगर मानते हैं कि चलो इसको हम त्रिज्या लिख लेते हैं, चलो त्रिज्या अगर रेडियस हम x मानते हैं तो हमारे पास जो ऊंचाई है हाइट जो है क्या है वो 2x होगा, तभी तो इसका आधा है। यही तो क्वेश्चन में कह रहा था कि जिसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस बेलन की रंगाई की कुल लागत कितनी आ रही है 2376 रुपये, यानी कि टोटल लागत 2376 रुपये और इसकी लागत 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उसका रंगाई कितना 14 रुपये है। तो हम कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो कुल क्षेत्रफल आप कह सकते हैं कि कुल क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं जितना भी खर्च आया है। कितना खर्च आया 2376 रुपये का खर्च आया। अगर मैं इसको प्रति से भाग दे दूं यानी 14 रुपये से भाग दे दूं तो टोटल हमारा निकल जाएगा कितना खर्च हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम इसको कटाते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कटेगा भी नहीं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछा कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्षेत्रफल निकल गया। तो आपको पता है कि कुल क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, एक होता है आयतन, एक होता है क्षेत्रफल, एक होता है कुल क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण क्षेत्रफल जिसको कहते हैं। तो संपूर्ण क्षेत्रफल कह सकते हैं 2πr × r+h, यही तो होता है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल क्षेत्रफल गिवन है, यानी कि 2376/14 में यहाँ पे लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब चले सभी के वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो 22/7 हो गया। r की जगह पे x रख लेते हैं, यहाँ पे x + 2x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2376 को मैं इसी को छोड़ देता हूँ 2376 और नीचे हमारा हो गया 14। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 7 दूनी की 14, यहाँ पे इसको कटा लेते हैं और इसको कटाएंगे तो कितना होगा 1188 ये हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 22 से कटा लेते हैं, 22 पंजे 110 होता है और यहाँ पे बचा कितना 8 बचा, तो 22 चौका 88 ये कट गया। इसको घटाएंगे तो 27 में ये कट गया। चलिए अब हमारे पास आया कितना 2 और 1 3x, यानी कि 3x² की वैल्यू आपके पास आ गई 27 और x² की वैल्यू हो गई 9, यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई आप कहेंगे 3। x की वैल्यू 3, यानी x क्या था रेडियस इसका 3 निकल गया। तो हमसे पूछा कि ऊंचाई, तो 3 दूनी की 6, यानी कि करेक्ट आंसर 6 हो गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, मैंने आपको एक बार फिर से बताया था कि जो मेंसुरेशन का सवाल होता है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड पे होता है, बिना फॉर्मूले का आप उसको नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्स में आजकल भी जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे। 20 और 30 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि 20 से लेकर के 30 तक के जितने भी विषम संख्या है उनका औसत क्या होगा। तो कैसे करेंगे, 20 21 हो गया, 20 और 30 के बीच के में विषम संख्या 21 हो गया, 23 हो गया। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, बहुत ट्रिकी मेथड यूज करेंगे। 23 25 27 और 29, यही तो है। अब मैं आपको कहूंगा कि इनका औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे आप सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसको डिवाइड करेंगे और आप कहेंगे कि औसत आ गया। लेकिन कुछ भी नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास एक सीरीज दिया गया हो, ठीक है, एक सीरीज हमारे पास है और दी गई सीरीज में जो डिफरेंसेस हो, यानी कि दोनों पदों दो भी जो हमारे पास नंबर दिया गया रहता है, अगर नंबर के बीच का डिफरेंसेस अंतर बराबर हो तो हम उस कंडीशन में जो बीचों बीच की संख्या होती है उसी को कहते हैं एवरेज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इन सभी को जोड़ करके 5 से डिवाइड करते तो हमारे पास 25 ही आता है कि नहीं। क्लियर, तो इसका औसत हमें कितना निकल गया 25 निकल गया। अगर इसको मैं छोटा सा एग्जांपल के समझाना चाहूं तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 सम संख्याओं का औसत बताइए, स्टार्टिंग के प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो आप क्या कहेंगे 2 4 6 8 और 10। इसको जोड़ करके आप 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा औसत निकलेगा। तो अब मैं अगर इसको जोड़ करके डिवाइड करूंगा तो हमारे पास जो क्या आएगा, देखिए
10 और ये 10, 20 और 20 10 30 हो गया। 30 और 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 6 आएगा, यानी औसत 6 आया। तो कहने का मतलब तो मैंने आपको यही बताया कि अगर अंतर बराबर हो तो औसत बीचों बीच की संख्या ही होती है। आई होप कि बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगा, लेकिन जो भी बिगिनर है, हमारे साथ बहुत सारे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है जिनका मैथ्स बहुत वीक है, जिस वजह से वो मेंस को क्लियर नहीं कर पा रहे हर बार, ठीक है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे जल्दबाजी में नहीं करेंगे। जिनको आता है वो आप स्किप करके आगे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें सबको साथ में लेकर के चलना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रवि मोहन को 10% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है और मोहन इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि गोविंद इसके लिए 1320 रुपये का भुगतान करता है तो हमें बताना है कि रवि का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि रवि का जो सीपी है वो हम मान लेते हैं कि रवि का सीपी, चलो रवि सीपी हम लिख लेते हैं x रुपया, क्लियर। अब हम यहाँ पे ये करते हैं, रवि ने मोहन को 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि क्रय मूल्य उसका x है और इसने 10% के प्रॉफिट पे जो कि बेच दिया था किसे? मोहन को। अब मोहन क्या करता है कि मोहन इसे गोविंद को, यानी कि मोहन के लिए टोटल ये क्रय मूल्य हो गया, और ये क्या करता है कि 20% के प्रॉफिट के साथ गोविंद को बेच देता है। और गोविंद इसके लिए कितना पे करता है? तो गोविंद इसके लिए 1320 रुपये, यानी कि गोविंद इसके लिए 1320 रुपये का भुगतान करता है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 और 2, डबल जीरो से मैंने नीचे का डबल जीरो कटा दिया। 12 और 11 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है 132 होता है, ये टोटल खत्म, यानी कि 100 और 10 से गुना करेंगे तो x की वैल्यू हमारा निकल गया 1000 करेक्ट आंसर है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि रवि ने इसके लिए कितना रुपए में खरीदा था? रवि जो है कि 1000 रुपये में इसको खरीदा था। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन 3 यहाँ पे दिए गए। चलिए शुरू करते हैं। एम, एन और ओ एक कार्य को 1200 रुपये में पूरा करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 व्यक्ति हैं एम, एन, ओ, और वो 1200 रुपये लेते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि एम, एन और वो एक कार्य के लिए 1200 रुपये लेते हैं और एम अकेले 10 दिन के लिए समय लेता है। एम जो है वो अकेले 10 दिन में कर सकता है, एन जो है उस कार्य के लिए 8 दिन का समय लेता है, और आगे कह रहा है कि ओ की मदद से वे इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी एम, एन और ओ की सहायता से जब तीनों मिलकर के कार्य करते हैं तो 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इफिशिएंसी निकालेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स आपको पता होगा इफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको टाइम एट वर्क में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। और जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनको मैं कहूँगा कि एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स की जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, जो भी आपके काम की हो आप उसको देख सकते हैं। 10, 8 और 4 का एलसीएम देंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे 40 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है 40। तो अब इसकी भी इफिशिएंसी निकालेंगे तो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4, 8 पंजे 40 ये हो गया, और तीनों को यहाँ पे निकालेंगे तो 10 चौका 40, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि m और n का दो मिलाकर के 9 हो रहा है और तीनों का मिलाकर 10 हो रहा है। तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर हम o का देखें तो o की एफिशिएंसी आप कहेंगे कि 1 होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब यही तो हुआ। अगर मैं o का सिर्फ और सिर्फ निकालता कि o अकेले कितना करता है तो 10 बट्टे हम क्या करते हैं? 10 बट्टे करते हैं, 10 में से 5 और 4 9 घटा करके 10, यानी कि डिवाइड करते तो टोटल ये 40 दिनों में खत्म करता, और 40 दिन में खत्म करता तो 1 दिन, यानी कि उसकी 1 दिन की इफिशिएंसी क्या होगी? 1 यूनिट होती। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या कि ओ की मदद से वो 4 दिन में खत्म करते, तो हमें बताना है कि एम, एन, ओ क्रमशः उनका अंश कितना है। यानी कि 1200 रुपये जब टोटल बात हुई थी तो 1200 रुपये में उनका अलग अलग जो हिस्सा है वो कितना होगा? चलिए टोटल हिस्सा 1200 रुपये का है। 1200 रुपये में हमें पैसा जो बांटा जाता है वो क्या? इफिशियंसी में बांटा जाता है, उनकी क्षमता में बांटा जाता है, कितना कार्य करने की क्षमता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि m का 4 है, 4 ये हो गया। टोटल कितने में? तो 5 और 9 और एक इसकी थी 10, यानी कि टोटल 10 में। तो 1 से खत्म, 12 चौका 48, 480। ये 480 किसका हुआ? आप कहेंगे कि m का हुआ 480 हिस्सा। तो हम ऑप्शन देख सकते हैं, स्टार्टिंग में 480 किसका? ऑप्शन डी का, जो कि 480 हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी आसान था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अकेले कार्य के एक भाग को 20 दिन में पूरा करता है। अच्छे से समझिएगा, एक्स जो है वो एक कार्य को अकेले 20 दिन में पूरा करता है। आगे कह रहा है कि वाई अकेले 30 दिन में पूरा करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं कि टोटल हमारा वर्क कितना, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60, और इसकी एफिशिएंसी हो गई 3 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 2, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर के 5 दिन तक कार्य करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 5 दिन तक कार्य करते हैं तो यानी कि अगर ये 5 दिन किया होगा तो टोटल ये 15 कार्य किया, 15 यूनिट काम किया, और अगर ये 5 दिन किया होगा तो 5 दूनी की 10 यूनिट ये काम किया। तो टोटल 15 और 10 कितना हो गया? 25 यूनिट। 25 यूनिट का तो काम खत्म हो गया।
यानी कि 60 यूनिट में से अगर 25 यूनिट का काम खत्म हो गया तो बचा कितना, 35 यूनिट का शेष कार्य बचा है कि नहीं? बात क्लियर समझ में आई? 35 यूनिट का कार्य बचा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष कार्य जेड द्वारा अकेले 7 दिनों में की जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 35 जो यूनिट बचा वो कौन कर रहा है, जेड कर रहा है, यानी कि ये जो यूनिट है वो जेड कर रहा है। तो हम यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि एक्स जो वो कितना काम किया, 15, और वाई जो कितना काम किया, यहाँ पे 10 यूनिट किया, 10 यूनिट, और जेड ने कितना किया, जेड ने आपका 35 यूनिट किया, टोटल हो गया 60 यूनिट। यही कार्य करना था, 60 यूनिट। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर उन्हें, यदि पूरा कार्य करने के लिए उन्हें 1200 रुपये मिलते हैं तो बताइए कि जेड और वाई और जेड का अंश जो है वो एक्स से कितना अधिक है। तो वाई और जेड हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। वाई और जेड कितना हो गया, 35 और 10 हो गया आपका 45। 45 में से अगर हम यहाँ पे कह रहा था कि वाई और जेड का जो है अंशदान है वो एक्स से कितना अधिक है, तो हम दोनों को जोड़ के इसको हटा लेते हैं। तो 35 और 10 कितना हो गया, 45, और 45 में से 15 घट गया तो आप कहेंगे 30। तो टोटल हो गया 30, और कितने में से, तो टोटल हमारा काम कितना था, 60 यूनिट, और टोटल 60 यूनिट। पैसे कितने बांटने थे, पैसे टोटल 1200 रुपये के हिसाब से बांटने थे। 1200 रुपये में से किसका कितना होगा, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि 2 और ये आपका 600, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका 600 करेक्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। बात समझ में आई? काफ़ी आसान था, आसानी से कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्या कह रहे हैं कि पी एक कार्य को 48 दिन में करता है, 48 दिन में करता है। क्यू इस कार्य को 36 दिन में करता है। चलो, क्यू 36 दिन में करता है, वे साथ मिलकर के 5 दिनों तक कार्य करते हैं। पी कार्य छोड़ करके चला जाता है तो शेष कार्य को कितने दिन में क्यू पूरा करेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें 48 और 36 का डायरेक्ट एलसीएम याद होना चाहिए। अगर आप एलसीएम नहीं याद रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपका लग सकता है। तो 48 और 36 का एलसीएम आप कहेंगे डायरेक्ट 144, ठीक है। 48 तिया 144 और 36 चौका 144। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि वे साथ मिलकर के 5 दिनों तक कार्य करते हैं। तो 4 और 3 7 यूनिट के हिसाब से अगर वो 5 दिन तक कार्य करते हैं तो 35 यूनिट खत्म किया होगा। तो 35 यूनिट 144 में से खत्म हो गया, बचा कितना, 109 यूनिट अभी शेष बचा है। 109 यूनिट बचा हुआ था, लेकिन पी ने काम करना छोड़ दिया, वो छोड़ करके चला गया। अब बचा कौन होगा, अब बचा होगा सिर्फ और सिर्फ क्यू। अब क्यू क्या करता है कि अपने पूरे इफिशियंसी के साथ, यानी कि उसकी इफिशियंसी कितनी है कि एक दिन में वो 4 यूनिट काम कर सकता है। तो टोटल 109 यूनिट को 4 यूनिट के हिसाब से अगर वो काम करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा, तो 27 चौका 108, और यहाँ पे 1:4, सॉरी यहाँ पे कह सकते हैं कि 27 सही 1/4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए को हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को समझ लिया है कैसे किया जाता है। अगर आपको अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब चीज़ अच्छे से आपने समझा होगा, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार कर सकें। चलिए, एक और क्वेश्चन है, उसको आखिरी क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि 10x², ध्यान से देखिएगा, 10x² माइनस 6xy प्लस y² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कि x प्लस 2y की वैल्यू बताइए कि क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे अच्छे से समझिएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10x² दिया गया, और यहाँ पे xy है और यहाँ पे y² है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यानी कि 6xy दिख रहा है आपको, तो इसको हम कुछ तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 10x² को 9x² लिख दूँ तो हमारे यहाँ पास यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब तक स्क्वायर नहीं बनेगा तब तुम इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे y² है तो यहाँ पे x² होना चाहिए। तो 9x² मैंने इसको तोड़ दिया, और इसको जस्ट मैंने 6xy लिखा, प्लस में y² लिखा, और यहाँ पे जो एक 9x² तो प्लस x² हो गया कि नहीं, 10x²। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो चीज़ें थी मैं उसको ज्यों का त्यों लिख देता हूँ, बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 9x² माइनस 6xy प्लस y² को हम क्या लिख सकते हैं कि 3x माइनस में y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए, कोई प्रॉब्लम है? a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a² माइनस बी प्लस b² माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह से x² माइनस 4x प्लस 4 को अगर मैं इसको तोड़ूं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दूं, तो बताइए यहाँ पर भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम टू सेम चीज़ें आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को कंप्रोमाइज कर लेते हैं, इधर 3x माइनस वाई का 0 से और x माइनस 2 का 0 से। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा 3x बराबर y और x बराबर 2, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 आ गई है, तो अगर y की वैल्यू देखें तो क्या हुआ, y की वैल्यू 6 आ जाएगा। हमसे जो पूछा गया था यहाँ पे क्या पूछा गया कि x प्लस 2y की वैल्यू बताइए, तो कुछ नहीं करना है, यानी x की जगह पे ये 2 हो गया और 6 दूनी की 12, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14। करेक्ट आंसर 14 को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी। बताइए,
तो बस आज की इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी चीज़ें आप नीचे कमेंट्स करके बताएगा आप लोग को आज का ये सेशन कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सुधार कर सकें। और जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम इस पे मैथ्स की भी क्लास आपको देंगे रेगुलर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।